नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है पीएम मोदी वीडियो वायरल, मैंने पाक की हेकड़ी निकाल दी, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। अच्छा जी, तो शायद ये पीएम मोदी के उस वाले वीडियो की बात हो रही है जो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने पाक की हेकड़ी निकाल दी। तो पहले वो वीडियो देख लेते हैं, फिर रिएक्शन की शुरुआत करता हूं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। तो ये था वो वीडियो और ये बहुत पुराना वीडियो है, मतलब ये ताज़ा वीडियो नहीं है। ये मुझे लगता है 3-4 साल पुराना वीडियो है ये, जहाँ तक मुझे याद है 3-4 साल पुराना वीडियो है। किसी रैली के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। खैर चलिए, इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है आइए देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ना एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। तो आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या राय रखते हैं? तो मैं राय यही रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था। अच्छा, तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ अगर हम लोगों को उनकी एड के बदले उनके साथ ताउन ना करें तो अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान में अपने जो उनका पर्पस था वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता था। अरब अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये कैसे साबित होगा कि बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है? मतलब कैसे, इसकी क्या वजह क्या है? आप पता है क्या बातें कर रहे हो? आप बात कर रहे हो कि मतलब वो होता है ना कि किसी के आगे बोटी फेंक दो तो वो दुम हिलाने लगता है। उस टाइप की बात है कि आपके तरफ ना पैसे डॉलर्स अमेरिका ने फेंके और आपने अपने एयर बेसेस और एयर स्पेस दे दिया यूज करने को। ये ठीक वैसी बातें हो रही हैं कि आप लोग तो बिल्कुल मतलब निगाह में बैठे हुए किधर से बोटी मिल जाए और किधर हम दुम हिलाते हुए जो है उनके डॉलर के आगे हम बिछ जाएं, लेट जाएं। इंडिया को किसी ने आज तक ऐसा क्यों नहीं करा लिया? कभी सोचो, इंडिया को कभी किसी ने ऐसा क्यों नहीं करा लिया? और आपको जरा भी एहसास नहीं इस बात का कि जब आप जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करते हो तो इंडिया आपसे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा हुआ है और इसीलिए आज दुनिया भर के बड़े देश, चाहे वो सुपर पावर हो चाहे कुछ भी हो, वो इंडिया का साथ चाहते हैं। अगर अमेरिका को चाइना से अपना हिसाब बराबर करना है तो उसे पाकिस्तान की नहीं, उसे इंडिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक में हम हैं, वहीं पर हम सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देख रहा हो ना मामला कितना है, जो सबसे बड़ा चाइना का ट्रेड रूट है उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हम हैं, मलक्का स्ट्रेट और वो आप जानते हो ना, अंडमान निकोबार जहां पे आइलैंड्स हैं हमारे। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे कहते हैं। आपके यहाँ क्या है? अगर आपके यहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी होती तो आप ये बताओ कि आज आप कारोबार में इजाफा हो रहा होता, आज आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती, आज आपके यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही होती। क्यों नहीं लगी? लोकेशन अच्छी। कंट्रीज़ हैं, हम उनको अगर एड के बदले में अपनी आर्मी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी पूरी रियासत बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बयान की है तो सिर्फ अपने बीजेपी को खुश करने के लिए, जो उनका सैफरन एजेंडा है उसको कंप्लीट करने के लिए, वरना पाकिस्तान के साथ अगर उन्होंने हेकड़ी निकालनी है तो फिर कश्मीर में दो दो हाथ कर लेते हैं। आते क्यों नहीं है उस तरफ? आप चाह रहे हैं कि कश्मीर के लिए दो दो हाथ हो जाए, आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑलवेज रेडी। तो वो आते क्यों नहीं है ना? फिर हमारे साथ आते हैं, चाय पी के वापस चले जाते हैं, किसी दिन हम उनको लंच भी करवा देते हैं चाय के साथ। आपको लगता है अच्छा। दो दो हाथ कश्मीर के लिए हो चुके हैं ना, 4 बार लड़ाइयां हुई हैं। क्या कर लिया आपने भाई साहब? और उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? आपको हुआ। आज भिखारी मुल्क कौन है? आप हैं। आज आपको भीख मांगने की जरूरत किसे पड़ रही है? आपको पड़ रही है। भूखों कौन मर रहा है आटे की कमी की वजह से? आपके यहां। बोलते हुए जरा भी आप लोगों को पता नहीं चलता ना, जरा भी पता नहीं चलता। और लंच और चाय की बात की है, ओह, तो भाई चाय और लंच कराएंगे। अच्छा, इसी अदा पर पाकिस्तानियों की मैं फिदा हूं बॉस। वो मतलब रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं गया है, और मुल्क भिखारी बना हुआ है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जाता है साहब। और टोपी वाले भैया जी, चाय तो हमने भी पिलाई है। जनरल नियाजी याद है? जनरल नियाजी, उनको भी एक तस्वीर थी हाथ में चाय का कप लिए हुए, तो चाय तो हमने उसी वक्त पिला दी थी यार। और वो बड़ी मशहूर तस्वीर थी। अगर भगवान
अब क्या कहूं मैं कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना इस समय जो आज आप आके कैमरे पर बोल रहे हो ना, ये बोलने के लायक नहीं रहते आप अगर सोशल मीडिया उस जमाने में होता तो। अब तक आप लोगों की हालत ऐसी कर दी जा चुकी होती। लेकिन शुक्र मनाइए कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, वरना वो जो जनरल नियाजी को चाय पिलाई थी हमने। और बाकी रही बात आपने कि अभिनंदन जी की बात की ना आपने, तो भाई ये बताइए कि ये 48 घंटे के भीतर क्यों छोड़ दिया था? उसकी वजह बताऊं मैं नहीं बताऊंगा, आप ही के पाकिस्तान के भाई साहब बता रहे हैं, वो भी आपकी पार्लियामेंट में। सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सुन लिया आपने? तो ये वजह थी सर। और हाँकने की तो आप लोग की आदत है ना, डींग हाँकने की। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। है कि इस तरह मामला सुलझेंगे या मजीद उलझेंगे? बिल्कुल नहीं उलझेंगे। मेरे ख्याल में एक दफ़ा फॉर वंस एंड ऑल एक दफ़ा इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, बजाय कि आने वाली हमारी 4-5 नस्लें फिर इसी चीज़ को देखती रहें। जो मामला उसे एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं, आए टेबल पे बैठते हैं, या जंग के बाद या जंग से पहले। 75 सालों में आपने क्या किया कश्मीर के लिए? जब हम और हमारे हुक्मरान जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा हमने 75 सालों में कश्मीर के लिए किया ही क्या है? कश्मीर के लिए जो असल में किया वो अवाम ने किया, हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। अब बातें जो करते हैं वो अवाम करते हैं, हुक्मरानों के पास प्रैक्टिकल करने की चीज़ है वो उसे नहीं करते। वो तो सिर्फ हमारे जो उसे आप कह सकते हैं इमोशंस के साथ खेलते हैं कि कश्मीर डे आया, कश्मीर डे मना लिया, पुरानी जंगों को याद कर लिया। लेकिन असल ये अवाम है जो उस मामले को ठंडा नहीं होने दे रहे। असल में इंडिया की तो पूरी कोशिश है कि यूएन से भी इस मामले को पीछे हट जाए। 1971 में जो हमने उनके साथ शिमला मुआहदा किया था, उसके बाद से वो था कि बायलैटरल हो गया, लेकिन हम भी, ये सिर्फ अवाम का प्रेशर है कि यूएन में उसको जिंदा रखा हुआ है, अदरवाइज तो हुक्मरान कब के बेच चुके हैं उसको। नरेंद्र मोदी की ये बात तो ठीक है कि हम कटोरा लेके पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, इसमें से आप इनकार नहीं कर सकते। अभी भी आप देख लें कि हमने जो है IMF की चीफ को इनवाइट किया अपनी कॉन्फ्रेंस में कि आप आएँ, ताकि हमें सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए एड मिल सके, हमें फंड्स मिल सके, और हम उसमें कामयाब हो गए हैं। आप देखिए हमें कितने फंड्स मिले हैं। तो बिल्कुल फंड्स मिले, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी साहब का कमाल तो ये था कि वो हमारे पास फंड्स आने से रोक देते। IMF को कहते कि आप इन्हें क्यों पैसे दे रहे हैं, फिर तो उनका कमाल होता। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बल्कि पानी आया उसकी वजह से हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आ गए। हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके में उन इलाकों को दोबारा से बिल्ड करेंगे और अच्छे रोड्स बनेंगे, मोटरवेज बनेंगी। वहाँ पे उन पैसों से फिर नरेंद्र साहब देखेंगे ये मैंने गलती से पानी छोड़ दिया, तो नहीं छोड़ना चाहिए था। वाह क्या सोच है! आप जैसी सोच हर पाकिस्तानी की हो तो पाकिस्तान तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, आप हंस रहे हो। आप उस एड से मिले पैसों से आप रिबिल्ड करोगे, आप उस पर हंस रहे हो। इसलिए कहता हूं पाकिस्तानियों में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अपनी ही तबाही पर आपको पैसे मिल रहे हैं और आप उसको लेके खुश हो रहे हो कि यार पैसे आ गए, $10 बिलियन आ गए, $20 बिलियन आ गए। अरे सैकड़ों लोग मर गए यार आपके यहां, उनकी तो सोच लेते। हंस रहे हो आप। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, उनकी तो सोच लेते। उसकी वजह से जो खेती बर्बाद हुई है, फसलें बर्बाद हुई हैं, उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ी है, लोग मर रहे हैं भूखों, आटे के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, जान जा रही है, और आप हंस रहे हो कि जी हमें पैसे मिल गए, दोबारा से रीबिल्ड कर देंगे। शर्म आनी चाहिए आपको यार। ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए इंसान के अंदर, पेसिमिज्म खुद से बैठ के रोते रहे। अगर आपको कभी भी एक चीज़ की हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने दुश्मन को अपने ऊपर हंसने की, आपने एस्थेटिक सेंस नहीं देने कि उसे खुशी हो कि यार देखो मेरी वजह से रो रहा है। गम आया तो फेस करें, ज़िंदगी पड़ी है अभी, पूरी क़यामत तक देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। इंडिया के साथ कब तक दुश्मनी निभानी है? दुश्मनी हमारी इंडिया के साथ नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ है। वो चाहे दुनिया के किसी भी इलाके में हो, जहाँ पे वो किसी भी मजलूम के साथ, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे क्रिश्चियन है, कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब फ़लस्तीन हमसे कितनी दूर है, वहाँ हमारी इसराइल के साथ बॉर्डर तो नहीं लगता, क्यों दुश्मनी है हमारी उसके साथ? इसी वजह से है। तो हमारी दुश्मनी किसी कंट्री के साथ नहीं है, एक आइडियोलॉजी के साथ है। वो जहाँ भी होगी हम उसके सामने खड़े होंगे इंशाल्लाह। आपका नाम? नईम शहजाद। सर, नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। ऐसी आइडियोलॉजी को ना आपको चूल्हे में रख के आग लगा देनी चाहिए, समझे आप? अगर आपको अभी भी बात समझ में नहीं आई है कि आपके देश की हालत कैसी है, इसी आइडियोलॉजी की वजह से, और अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो यकीन मानिए अभी तो कुछ नहीं देखा है आपने, कुछ भी नहीं देखा है।
और आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऊपर वाला आपको सजा दे रहा है क्योंकि आप सही रास्ते पर नहीं हो। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और आपने कहा जी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 71 शिमला एग्रीमेंट की आपने याद दिलाई ना जी। बिल्कुल, यूएन से मामला हट चुका है। अब क्यों कोई देश जो है वो कश्मीर मामले पर इतना, एक आध को छोड़ दें, टर्की वर्की टाइप्स क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उन्हें भी पता है कि मामला हाथ से गया। वो जो आतंकवादी संगठन है, क्या नाम है उसका, अल-कायदा, उसने भी कहा कि कश्मीर तो गियो भाई साहब पाकिस्तान के हाथ से। इंडिया ने उसे अपना अटूट अंग बना लिया है। अभी सऊदी ने शायद रियाल गिफ्ट किया ना, उस पर भी गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा दिखाया है। आप समझिए इस बात को कि जो कश्मीर कानूनन आपका नहीं है, और आप मजहब की बात करते हो कि फिलिस्तीन इतनी दूर है, तो जाते क्यों नहीं फिलिस्तीन में लड़ने भाई? वहां पे जाओ ना लड़ने, चले जाओ लड़ने। बस यहां से बैठ के बातें करनी है, जाते क्यों नहीं हो? फिलिस्तीन में रहिए और फिर उनकी मदद करिए, वहां से उनके साथ लड़िए, सिर्फ बातें करनी है। इसी नियत की बात करता हूं, इसी चीज की बात करता हूं कि पाकिस्तानी सिर्फ बोलते हैं, कुछ करके नहीं दिखाते। करके दिखाया होता तो 75 साल में आज आप बहुत कुछ कर चुके होते। और आपने 71 की वॉर की बात की थी, तो मैं वो आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो परवेज मेहदी कुरैशी भी थे, वो उस वक्त याद दिलाना भूल गया मैं, आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रहे हैं। और उनका भी जेट जो है हमने शॉट डाउन किया था। और उन्हें तो, आपने तो अभिनंदन जी को 48 घंटे में छोड़ दिया, हमने तो उनको साल भर मेहमान बना के रखा था, और चाय भी पिलाई थी, लंच भी कराया था, डिनर भी कराया था, सब कुछ कराया था हमने साल भर तक। सर्च कर लीजिएगा भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सर्च कर लीजिएगा। और खैर ये तो करगिल वॉर का मामला है। मैं थोड़ा और उससे आपको पीछे लेकर चलता हूं। 71 की वॉर में आपकी बहादुर फौज के 93,000 फौजी याद हैं कि नहीं? आपके 93,000 जज्बे और ईमान वाले फौजियों को 1.5 साल तक हमने लंच भी कराया था, हमने डिनर भी कराया था, हमने चाय भी पिलाई थी, 1.5 साल तक पिलाई थी। और उस वक्त क्या हुआ था ये तो पता है ना आपको? पता है कि नहीं है? आपका आधा मुल्क आपके हाथ से चला गया था। आज आपके हारे हुए हिस्से को दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर का रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तानी फौजियों ने, 93,000 फौजियों के सरेंडर से। और तो भारतीय फौज क्या कर सकती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना इतिहास याद करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं भारत के लोगों से कहता हूं कि भाई इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाइए और भारतीय सेना की सबसे शानदार जीतों में से एक 71 की जंग पर एक ऑडियो बुक है वहां पर, उसका नाम है इंडिया वर्सेस पाक 1971। इसे जरूर से सुनिए। यह सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह भारतीय सेना ने अपने अदम्य शौर्य और साहस की बदौलत पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया था। 93,000 फौजी उसके पाकिस्तान के सेना के भारतीय फौज के आगे लेट गए थे, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। जिंदगी का डर उन्हें, उस जज्बे वाले और ईमान वाली फौज पर जिंदगी का डर इस कदर छाया कि 93,000 ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। और यह भारतीय सेना का चक्रव्यूह ही था जिसमें फंसकर, डर कर 93,000 का सरेंडर हुआ। सरेंडर, इससे बड़ा सरेंडर जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी हुआ नहीं था, याद रखिएगा। देश की मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को अपने देश का असली इतिहास पता होना ही चाहिए। और इसके जैसे और भी हजारों ऑडियो बुक्स कुकू एफएम पर मौजूद हैं। यहां आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं समेत 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी यहां पर आपको मिलेगी, जिसका फायदा देश भर में 23 लाख से भी ज्यादा लोग उठा रहे हैं। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए कुकू एफएम की तरफ से एक बेहद शानदार ऑफर है। अगर आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो पहले महीने के लिए जो मेंबरशिप है उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और सिर्फ 49 रुपीज में आपको मिलेगा 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज का एक्सेस पूरे महीने भर के लिए। इतने में तो सर एक कप कॉफी भी नहीं आती है। तो भाई इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाइए और इस
बहुत ही अच्छे ऑफर का, जो आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा गेन करा सकता है, फायदा पहुंचा सकता है, ऑफर का फायदा उठाइए। तो चलिए भाई, देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है और आगे क्या कह रही है। आपका नाम? नईम शहजाद। सर, नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी और उसे कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पर? एक्चुअली मांग तो हम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उनकी वजह से नहीं है, हमारे अपने ही करतूत ऐसे हैं पिछले 75 सालों में। अच्छा। इनमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो हमारे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, दूसरा ये है कि किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा, तीसरा ये जो मेन इशू है वो हमारे में करप्शन का है। तो ये 2-3 वजूहत हैं जो मिलके हम आज जोली जोली दर फैलाए दर बदर फिर रहे हैं। हर मुल्क से हम कर्जे मांग रहे हैं, कोई हमें कर्जे दे रहा है और कोई हमें इनकार कर रहा है। सारे इनकार कर रहे हैं, दे तो कोई भी नहीं रहा। नहीं, अभी मिले हैं ना, हमें इतना ज़्यादा कर्जा मिला है सैलाब ज़दगान के इलाकों की। वो तो इमदाद है। अच्छा। हाँ जी, वो तो सपोर्ट है, तो कर्जा शर्जा तो खैर अभी पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, उसका रिस्क प्रीमियम वहीं पे है, तो अभी बहुत सा काम करना है, इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट। सर, कटोरा लेके जब आप मांगने निकलते हैं तो आपको फंड, ज़कात जो है, खैरात ही मिलती है, कर्जा तो नहीं मिलता ना? सारा कुछ ही मिलता है, खैर अगर मांगने वाला बंदा हो तो सारा कुछ ही दे देते हैं वो। तो एक्चुअली बेसिकली अपनी इज़्ज़त गंवाने वाली बात है, और हमने अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। अब हमारे हमसाये जो भी हैं, हम यही बातें करेंगे कि जी मांगने निकले हुए हैं, मांगने निकले हुए हैं, तो हम मांगने पे आ चुके हैं, तो यही कहेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है, और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, ये हमारी सारी आवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जिन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, क्या वाकई वो हमारा हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे। तो इंशाल्लाह बाकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी, कुछ हमारे हालात मुल्की बेहतर होंगे, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, इसमें सब में इंडिया का कितना अमल दखल है? आपको क्या लगता है कि इसमें इंडिया का कितना किरदार है? इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया का तो हाथ थोड़ा बहुत मैं कहूँगा है। अच्छा। क्योंकि हमारा मोस्टली हाफ जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है, तो बॉर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा से हमारी ऐसी रही है कि इंडिया के साथ मतलब फ्रेंडशिप हालात तो रही नहीं है। तो हमारा बजट का मोस्टली 20% हिस्सा जो है ना वो आर्मी की तरफ जाता है, और आर्मी में मोस्टली वो इसी बॉर्डर पे लगता है। तो एक बेसिकली ये से हालात हैं, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी है, सरहदों पे भी स्टेबिलिटी है, आपकी अमन व अमान है, तो फिर मुल्क भी तरक्की करते हैं। तो फिर हमें इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए ना, ताकि हमें इतना बड़ा अपना बजट का हिस्सा डिफेंस पर लगाना ही ना पड़े, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। नहीं, जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल करनी चाहिए। एक्चुअली यही ज़्यादा लोग तो यही कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ एज आ रिलेशन, फ्रेंडशिप रिलेशन रखने चाहिए। तो यार एक बात बताइए, इसका भी जिम्मेदार भारत को कैसे पहुंचा? क्या भारत ने कभी आप पर अटैक किया है? आप कभी जाकर सच्चाई पता करो बॉस। इंडिया ने आप पर कभी अटैक नहीं किया, आपको आपकी आर्मी ने चूरन दिया है, आपको बेवकूफ बना रही है आर्मी। अगर भारत से इतना ही खतरा होता तो 75 ईयर्स में कभी तो इंडिया आपके ऊपर अटैक करता। 4 बार आपने अटैक किया है। मैं एक बार फिर से आपके ही लोगों की बातें सुनवाना चाहूंगा, जिससे आपको पता चले कि सच्चाई क्या है। 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। सुन लिया आपने? और ये जो बातें कही हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं।
असगर खान पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं। ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं परवेज हुड बॉय, ये बहुत सेंसिबल बंदे हैं, आपके यहाँ के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, वो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में आएगी नहीं। जिससे तिजारत भी हो, अमन अमान भी हो, बॉर्डर पे राहदारी भी हो, तो ये अब पता नहीं हाई लेवल पे क्या गेमें चलती हैं इनकी। इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम जो है इंटरनेशनल भिखारी बन गए। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर सुन के लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए हैं, IMF के पास जा रहे हैं, वो पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। तो सर हमने अपना और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क खुद किया है ना, हम इस सब के जिम्मेदार खुद हैं, हम इसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते। नहीं, ये अपने करतूत ही हैं, सारों अपने करतूत हैं कि 75 साल में हमने मुल्क को सीधी डगर पे चलाया ही नहीं है। हर जो भी आता है वो अपनी जेबें भरने में है बस। क्या लगता है कि किस तरह हम जो है अपने मुल्क के हालात जो है बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क की इकोनॉमी खुद बेहतर कर सकते हैं? हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना कर्जा ना फंड्स। देखिए, इसके लिए मेरे ख्याल में तो सबसे ज़रूरी जो आजकल चल रही है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करना होगा। हमें जो भी फाइनेंशियल कोई पॉलिसीज़ बनती हैं उनको ना एक लंबे अरसे के लिए फॉलो करना चाहिए, कोई मिनिमम 10 सालों के लिए। ये नहीं है कि कोई बंदा आया उसने 2-3 सालों के लिए अपनी वो एक डगर पे चलता है तो वो चलने ही लगता है तो उसे उतार दिया जाता है या उसकी वो क्या कहते हैं खींच लिया जाता है उसको इक़्तिदार से। तो स्टेबिलिटी और लंबे अरसे के लिए किसी एक अप्रोच को लेके, और दूसरा ये है कि किसी कंसेंसस होना चाहिए इस फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे ना। सारी पार्टीज़ का, सारे मुल्क का जो भी फैसला करने वाले हैं उनका कंसेंसस होना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती भी है, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि कैरी करनी चाहिए, चाहे जो भी आए, चाहे आर्मी आए, चाहे इमरान खान आए, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए। तो आपका नाम? फ़खर अब्बास। सर, नरेंद्र मोदी की जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी, हमने पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? उनकी मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट है, ये अल्फाज का जो चुनाव है, ये एक कम ज़र्फ़ इंसान जो होता है वो ऐसे अल्फाज का चुनाव करता है जो अंदर से खोखला होता है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि कोई बात तभी कर सकता है जब इंसान उसको मौका देता है। तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं, मेरे ख्याल से उनकी कोताहियों की सज़ा जो है इन अल्फाज में हमें मिल रही है। एक तो हम उसकी बात को माने नहीं रखते, ना उसकी बात की कोई वैल्यू है, ना ही मोदी का कोई इतना कैलिबर है कि हम उसको यहाँ पे डिस्कस करें। तो मोदी जो है वो मेरे तो ख्याल से ऐसा इंसान ही नहीं है कि उसने अपने मुल्क में जिस वक्त उसके हालात है, मीडिया उसके कंट्रोल में है, चीज़ें सारी उसने दरम बरम कर रखी हैं मसनूई तरीके से। जहाँ जैसे पाकिस्तान में इसहाक डार ने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, उसने भी वहाँ पे मसनूई तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। तो चलिए, जो मर्जी कर रहे हैं, इंडिया को तो तरक्की के दहानों पर लेकर जा रहा है ना। नहीं, ये मसनूई तरक्की है। जिस दिन मोदी वहाँ से नीचे उतरेगा, आप देखिएगा, जिस दिन बीजेपी की हुकूमत ख़त्म होगी उस दिन ये जैसे एकदम से धड़न तख्ता होता है, ये सारी चीज़ें उल्ट जाएगी। वो जो उनकी चीज़ें हैं वो मसनूई है, वो कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन इस वक्त वाह जी वाह, एक जाहिल, बेवकूफ और दिमाग से पैदल आदमी ये बातें कर सकता है। पिछले 8 सालों में इंडिया टॉप 10 से टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंच गया, मतलब टॉप 10 में भी नहीं था शायद, टॉप 5 इकोनॉमीज बन गया। ये एकदम बेकार की बात है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, बेकार की बात है। हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए, बेकार की बात है। हमने अपना इंफ्रा ठीक कर दिया जी, बेकार की बात है, काम नहीं कर रहा जी। देखिए, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अगर इंडिया में काम हुआ है ना तो उसको बताना मेरा फर्ज है। और वही बात हंसी आती है यार इन जैसे लोगों पर। इन जैसे लोग, ये जिस तरह ये भाई साहब है ना, इन जैसे लोग ही पाकिस्तान की तबाही की मुख्य वजह हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग सच नहीं स्वीकार करते हैं। अगर आप सच स्वीकार करेंगे तो आप अपने ऊपर लागू करेंगे। जब आप झूठ ही मानना है उसमें कि सामने सच्चाई को देखकर मैं कह दूं कि जी ये लाल रंग कोई दिखा रहा हूं, मुझे सीधे लाल रंग है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, तो गलती किसकी है? मेरी गलती है। मैं सही सच को नहीं मान रहा ना, तो उससे नुकसान मेरा है। दुनिया मुझ पर हंसेगी जैसे हम आप पर हंस रहे हैं। इस
वक्त हमें इंडिया की नहीं अपनी फिक्र करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने ये बात तो ठीक की है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर से कर्जे मांग रहा है। आप देख लें कौन सा मुल्क ऐसा नहीं जहां से हमने कर्जा ना मांगा हो। तो क्या इस बात को भी झुठलाएंगे आप? नहीं, इस बात को मैं नहीं झुटलाऊंगा। इसमें दो चीज़ें हैं जो बेटर करती हैं। एक तो हमारे हुक्मरान हैं, दूसरा हम खुद हैं, आप हैं, मैं हूँ, ये आपके जो कैमरा मैन हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे पास कोई अच्छा इंसान आ जाए तो हम उसकी कदर ही नहीं करते। जैसे हमें अल्लाह ने एक मौका दिया, इमरान खान का जो दौरे हुकूमत था पाकिस्तान में, सबसे अच्छा दौरे हुकूमत इमरान खान का गुजरा। आप उसकी देख लें, ग्रोथ रेट देख लें, 6 पे था, चीज़ें सारी स्टेबल हो रही थी, मुल्क तरक्की की राह पे गामजन था। लेकिन उस वक्त हमारे सबसे बड़ा जो बिकाऊ मीडिया है उसने इतना बड़ा गंदा रोल प्ले किया कि इस वक्त आप देख लें कोई महंगाई की बात नहीं करता। उस वक्त जगह जगह महंगाई के चर्चे थे, लोग रोटियाँ आटे का जाकर भाव पूछते थे, चीज़ों का भाव पूछते थे। आज जो मुल्क के हालात हैं, आज इस पे कोई बात ही नहीं करता। तो क्या आप इसका जिम्मेदार जो है इंडिया को ठहराते हैं कि हमें दुनिया भर से मांगने पर मजबूर इंडिया ने किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें हमारा अपना रोल है, हमारे लोगों का रोल है, हमारे सियासतदानों का रोल है, हमारी आवाम, हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। हम सब लोगों को अपने आप को ठीक करना चाहिए। सही। तो मुझे ये बताएं कि आपने बात की कि नरेंद्र मोदी एक मसनूई तरक्की करवा रहा है इंडिया को, तो ये मसनूई तरक्की कैसे होती है? हम क्यों नहीं कर रहे ये मसनूई तरक्की? हमने की थी ना। अच्छा। उस मसनूई तरक्की का खमियाजा भुगत रहे। अब नवाज शरीफ के दौर में की थी हमने मसनूई तरक्की, तो उसका खमियाजा अभी भुगता जा रहा है। जब आप डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करेंगे, जब आप कुछ लोगों को जो ऊपर बैठे हैं उनको नवाज देंगे, नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ पे आपका कुछ नहीं होगा और आप गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, आपके जो तालीम के ऊपर कोई बजट नहीं लग रहा होगा, सेहत के ऊपर कोई बजट नहीं लग रहा होगा, और सिर्फ मसनूई तरीके से आप मीडिया को कंट्रोल करके वो चीज़ें दिखाएं जो आपकी फेवर में और जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, तो ये मसनूई तरीके से ये आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं। जबकि हकीकत ये होती है कि जब आप हर बंदे के पास जाएं और ग्रास रूट लेवल पे भी आप चीज़ों को देखें। हज़रत उमर के दौर में कहते हैं कि वो एक कुत्ता भी मर जाए तो वो कहते थे कि उसमें मेरा कसूर है। यहाँ पे आप देखें कि आज आटा लेने के लिए लोग दरबदर हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, ग्रास रूट लेवल पे आके लोगों को देखना पड़ेगा। हमारे हुक्मरानों को, निचले तबके को जो है वो सहूलियात देनी पड़ेंगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पर। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और मैंने बोला ना कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, मतलब उन लोग को वाकई समझ नहीं है, समझ बिल्कुल नहीं है भाई। इतने सारे हॉस्पिटल्स बने अभी हमारे यहाँ, कई सारे हॉस्पिटल्स बने हैं, वो पिछले 8-10 साल में लोगों को नहीं दिख रहा है। मतलब आपको नहीं दिख रहा, इंडिया के लोगों को दिख रहा है। ट्रेनें बन रही हैं, वंदे भारत ट्रेन लगातार पटरियों पर उतर रही है। आने वाले वक्त में, अभी रेलवे मिनिस्ट्री ने ट्वीट भी किया था, ऑफिशियल बयान था कि आने वाले वक्त में 110 या 115 से के करीब वंदे भारत और चलनी है। और आने वाले 5 साल में, शायद 5 साल में 2025 तक, शायद 5 साल में 2025 तक करीब 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। ये तरक्की नहीं है भाई। इंडिया जो है वो टॉप 5th इकोनॉमी बन गया, ये तरक्की नहीं है जी। रोड इंफ्रा हमारा इतना जबरदस्त हो रहा है, वो तरक्की नहीं है जी। खैर चलिए, आपको कहने ना कहने से हमें जरूरत नहीं पड़ती, भारत के लोग देख रहे हैं, भारत के लोग समझ रहे हैं। दूसरी बात, एक बात बताऊं, भारत आपको सोचता भी नहीं। आपकी मीडिया पर यह चर्चा चल रही थी, जरा मैं सुनवा देता हूं कि क्या हमारा रुख हो चुका है। सुनिए। आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो, तो हमें आपको क्या करने की जरूरत है। सुन लिया आपने? हमें कोई टेंशन ही नहीं यार आपकी, आप खुद तबाह हो रहे हो, हमें आपको तबाह करने की जरूरत नहीं है। और हां, रही बात हिकड़ी निकालने की, तो ये बात सच है। भले ही बयान पुराना हो, लेकिन ये बात सच है। सच इस तरह से है कि हमने आपको आइसोलेट कर दिया पूरी दुनिया में, और वो इसलिए किया क्योंकि आपने मौके दिए, आपने ऐसी करतूतों को अंजाम दिया जिससे हमें मौका मिला कि हम आपके खिलाफ जाकर आपका असली चेहरा दिखाएं दुनिया में कि देखिए ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। और इस वजह से आप आइसोलेट हो रहे हो, तो आप ऐसे कारनामे करने बंद कर दीजिए। बाकी 75 साल में क्या हुआ है, मैं कहता हूं ना, आप लोग झूठी शान में जीते हो, और झूठी शान आपके मुल्क को तबाह कर चुकी है, बर्बाद कर चुकी है। अभी भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है और न आएगी।
बाकी वीडियो खत्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू एफएम पर एक बेहद शानदार ऑफर आया है, और ये ऑफर ऐसा है कि एक कॉफी की कीमत से भी कम का ऑफर है। पहले महीने की मेंबरशिप पर 50% का डिस्काउंट कुकू एफएम की तरफ से दिया जा रहा है, यानी 99 रुपीज की जो मेंबरशिप है वो आपको 49 रुपीज में मिल रही है। तो इससे शानदार ऑफर और कोई हो नहीं सकता। तो एक महीने के लिए ऑफर जाकर आप चूज कर सकते हैं, और उसके बाद लगे तो कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां पर जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।